प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने का ऐलान किया तो कांग्रेस में खलबली मच गई। हालांकि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने इस बात को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया और न ही कुछ कहा, लेकिन पीएम मोदी के इस दांव से भन्नाए कांग्रेस के नेता तरह तरह की बातें करने लगे। कांग्रेस न तो इस फैसले का खुलकर विरोध कर सकती थी और न ही समर्थन। इसी उल्टा पलटी में संजय निरुपम ने ताबड़तोड़ गुलाटी मारी। निरुपम ने पहले तो इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और कुछ समय बाद पीएम मोदी के फैसले के खिलाफ हो गए और कह डाला कि ये तो ओछी हरकत है। संजय निरुपम ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। संजय निरुपम ने हॉकी में मेजर ध्यानचंद के योगदान को लेकर कई बड़ी बातें कही और कहा उन्हें इस प्रकार का सम्मान देना ही चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि भले ही आज देश का सबसे बड़ा खेल क्रिकेट है, लेकिन हॉकी को भी देश में सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। निरुपम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के द्वारा किए गए प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा जबकि पुरुष टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही और महिला टीम मेडल जीतने के करीब पहुंच गई थी, ऐसे में आवश्यक है कि देश में हॉकी पर और भी ध्यान दिया जाए जिससे हॉकी में भारत और आगे बढ़ सके। हालांकि जब उनसे स्टेडियम और ऐसे अन्य पुरस्कारों को खिलाड़ियों के नाम पर किए जाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस प्रकार कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा कि मुझे बताया गया कि मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मैंने कहा सराहनीय कदम है। बाद में पता चला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद जी के ही नाम पर किया गया। ये ओछी हरकत है। मेरा विरोध। खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिए जाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए देश भर से नागरिकों का अनुरोध मिला। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। जय हिंद। भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का देश में स्वागत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस फैसले का बातों ही बातों में विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार नाम बदलने के कार्यों में माहिर है। अहमदाबाद के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उन्होंने कहा उन्हें आश्चर्य है कि पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर क्यों रख दिया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी खेल पुरस्कार किया जाएगा। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन उसका दर्द यहां छलक कर बाहर आ गया। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलकर खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत कीजिए। सुरजेवाला ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है। अगर बीजेपी और पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद का नाम अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा था। सुरजेवाला ने कहा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदला जाना चाहिए। अब पीटी उषा, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर के नाम पर स्टेडियम्स का नाम रखा जाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनिल देशमुख को बचाने की हर मुमकिन कोशिश उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से की जा रही है। ईडी की नजरों से फरार चल रहे अनिल देशमुख वसूली मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई अपनी जांच पूरी न कर सके इसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार उसे कोई सहयोग नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी सीबीआई की जांच अधिकारी को धमकी भी दे रहे हैं। मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे के रवैये से परेशान सीबीआई सीधा हाईकोर्ट पहुंच गई और कहा कि राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को राज्य पुलिस संबंधित दस्तावेज नहीं दे रही है। इसके उलट मुंबई पुलिस के एसीपी रैंक के अधिकारी सीबीआई के जांच अधिकारी को धमका रहे हैं। ये शिकायत सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एजी अनिल सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट से की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश सीबीआई को दिया। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने सरकार के वकील से कहा कि इस तरह से सीबीआई के अधिकारी को धमकी देना ठीक नहीं है। पीठ सीबीआई के उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाईकोर्ट से
देशमुख के खिलाफ जांच के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, हम सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। कोई एसीपी सीबीआई अधिकारियों को डरा धमका रहा है, पता करें कि क्या मामला है। ऐसी सुनिश्चित स्थिति कृपया नहीं पैदा करें कि हमें पुलिस से सख्ती से काम लेना पड़े। मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि इस अदालत के निर्देश और पहले दिए गए आदेशों का पालन हो। सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा कि उसने राज्य के खुफिया विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा पुलिस तबादलों और तैनाती में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भेजे गए एक पत्र का विवरण मांगा गया है। लेकिन खुफिया विभाग ने दस्तावेज देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि वे एक जारी जांच का हिस्सा है, इसलिए दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के लिए खुलकर सियासत कर रहे राकेश टिकैत को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने रडार पर लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली और लखनऊ में फर्क है। असल में राकेश टिकैत ने कहा था कि वे लखनऊ को दिल्ली जैसा बना देंगे और इसे चारों तरफ से घेर लेंगे। इसी बात पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम तो राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे, अगर कानून का पालन होगा तो सही, वरना दूसरे तरीके से भी स्वागत किया जा सकता है। जो लोग लखनऊ को दिल्ली बनाना चाहते हैं, उन्हें यहाँ के बारे में और सरकार की कार्यशैली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर राकेश टिकैत को कह दिया है कि लखनऊ में दिल्ली वाली हरकत की तो उसका अंजाम भी भुगतना होगा। किसान आंदोलन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि सबसे ज्यादा किसान हित का काम इस सरकार के दौरान हुआ है। उन्होंने बताया कि किसान हित के लिए केंद्र सरकार ने जितना काम किया वो पहले कभी नहीं हुआ। फसल बीमा योजना, एमएसपी का लाभ किसानों तक पहले क्यों नहीं पहुंचता था, लेकिन अब स्थिति बदली है। हम लोगों ने सीधा किसानों से खरीद की है, पेमेंट भी डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए की गई है, गन्ना भुगतान भी समय रहते किया गया। 2017 के बाद से कोई चीनी मिल बंद नहीं की गई। हमने कई पुरानी मिलों को फिर से चालू करवाया, तो स्थिति अब जमीन पर बदली है। सभी को पता है कि किसानों के लिए ये कितना काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में ट्विटर पॉलिटिक्स करने वाली प्रियंका वाड्रा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका बहुत बड़ी नेता हैं, वो क्यों प्रदेश में अपनी प्रतिभा को बर्बाद करना चाहती हैं। वे जितना यूपी में आती हैं उससे ज्यादा तो वे इटली में रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय चुनाव ही लड़ने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी की लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जानी है, एक लड़ाई जमीन पर तो दूसरी लड़ाई सोशल मीडिया पर। योगी आदित्यनाथ दोनों ही मोर्चों पर जोरदार जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी ने पार्टी की आईटी सेल के लोगों से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, ऐसे में इस पर भी लड़ाई लड़ने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कहा कि अगर वह सतर्क नहीं रहेंगे तो प्रेस के लोग उन्हें मीडिया ट्रायल्स का शिकार बना सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को चलाने वाले लोग औद्योगिक घराने से आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का कोई माई बाप नहीं है। टीवी और अखबारों की चीजों पर नियंत्रण करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सीएम ने कहा कि इसलिए बेलगाम घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस तरह का प्रशिक्षण और उस तरह की तैयारी होना जरूरी है। सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क करते हुए कहा कि हाल ही में यूपी की घटनाओं को लेकर दुनिया के कई देशों में मीडिया ट्रायल्स किए गए। इन घटनाओं में वे भी लोग शामिल थे जिनका यूपी से कोई संबंध नहीं था। वहीं पेगासस स्पाईवेयर के मामले पर सीएम योगी ने आईटी सेल के लोगों को कहा कि इसे काउंटर करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तमाम बीजेपी नेताओं के विरोध करने पर सीएम योगी ने कहा कि उस लहर के बीच हमारे अपने ही लोग भावुक होकर सड़क पर उतर आए। इनमें से कई लोगों ने सड़क पर विपक्ष के कैंडल मार्च में भी हिस्सा लिया और हमारी ही सरकार का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान समर्थक लॉबी ने लाल किले पर जो सब किया, 15 अगस्त के मौके पर कुछ उससे बड़ा करने का इरादा है। राकेश टिकैत तो पहले ही 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कह चुके हैं,
लेकिन इसके साथ खालिस्तान समर्थक संगठन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धमकी देने के बाद अब सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। एसएफजे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उसी दिन थर्मल प्लांट भी बंद कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, एसएफजे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी तिरंगा फहराने पर राजनीतिक मौत देने की धमकी दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर से यूपी पुलिस के पास एक रिकॉर्डेड फोन कॉल आया, जो एक रिकॉर्डेड कॉल था। ये कॉल एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से आया था। इस कॉल में कहा गया कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा नहीं फहराएं। उसी दिन 15 अगस्त 2021 को थर्मल पावर प्लांट बंद कर बिजली आपूर्ति भी बाधित की जाएगी। इस कॉल में ये भी धमकी दी गई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और रामपुर समेत कई इलाकों को खालिस्तान द्वारा आजाद कराया जाएगा। इस कॉल के सामने आने के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए इस ऑडियो कॉल की प्रामाणिकता और सोर्स का पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि पुलिस द्वारा इस मामले की शीघ्रता और कड़ाई से जांच की जा रही है। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को भी धमकी दी है। पन्नू के ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि अगर स्वतंत्रता दिवस को तिरंगा फहराया गया तो अच्छा नहीं होगा और ऐसा करने पर सीएम एवं राज्यपाल अपनी राजनीतिक मौत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। पन्नू के इस ऑडियो मैसेज में किसान आंदोलन की चर्चा की गई है और कहा गया है कि हमारे किसान मर रहे हैं, ऐसे में किसी भी हालत में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से ऐसे मैसेजेस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिमला के साइबर थाने में खालिस्तान समर्थक एवं एसएफजे के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। इसमें आईटी एक्ट समेत कई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले योगी आदित्यनाथ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी ऐसी ही धमकी दी जा चुकी है। 30 जुलाई को शिमला के 20 से अधिक पत्रकारों को धमकी भरे फोन्स आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार नए शिगुफे छोड़ रहे हैं। ताजा मामला बिजली से ही जुड़ा है। कहीं बैठे ठाले सिद्धू ने हाँक दिया कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आई तो 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली का रेट लिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू की गपबाजी लोगों ने सुनी और तालियां बजा दी। लेकिन सिद्धू को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में इंडस्ट्री को 5 रुपए यूनिट देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। अब सिद्धू 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली देने की बात कर रहे हैं, तो भला इस पर कौन भरोसा करेगा? सिद्धू का ये बयान उनके ही गले की हड्डी बन गया। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि अभी सरकार तो कांग्रेस की ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं 3 रुपए बिजली कर देते? शिरोमणि अकाली दल के क्षेत्रीय प्रभारी एवं पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी ने सिद्धू से सीधा सवाल किया कि जो कहा है उसे अभी पूरा करवाओ, उनके बस में नहीं है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी बातें करते रहते हैं जो कर पाना उनके बस में नहीं है। जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने घोषणा कर दी कि वे विधानसभा का सत्र बुलाकर कृषि सुधार कानून और बिजली समझौते को रद्द करवाएंगे। मोगा में जब सिद्धू ने ये घोषणा की तो लोगों ने खूब तालियां बजाईं। सिद्धू ने वही बोला जो लोग सुनना चाहते थे। सिद्धू को भी पता है कि हकीकत इसके विपरीत है। सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के प्रधान हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री। वैसे भी समझौता रद्द करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। यहाँ तक कि कृषि सुधार कानूनों की बात है तो केंद्रीय कृषि कानून है। केंद्र सरकार के कानून को राज्य सरकार कैसे रद्द कर सकती है? कमोबेश बिजली समझौते की स्थिति भी ऐसी ही है। पूरा समझौता रद्द किया जाए तो सरकार की छवि खराब होती है। अकाली नेता दीदार सिंह भट्टी ने कहा कि कैप्टन और सिद्धू अंदर खाते एक ही हैं।
कांग्रेस जानबूझकर ये ड्रामा रचकर लोगों को गुमराह कर रही है। लोग कैप्टन के किए झूठे वादों को भूल जाएं, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। इसके साथ ही भट्टी ने अकाली बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए 400 यूनिट बिजली माफी समेत 13 बड़ी घोषणाओं को गठबंधन की मजबूती वाला फैसला करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर ऐसे तीखे तीर चलाए कि वे बौखला गए। तमतमाए अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में सीएम योगी पर सीधा निशाना साधा। भड़के अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती है। वो तो चुनावों को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, बल्कि आरोप पर आरोप जड़ते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। ऐसे कानून लाए हैं कि भविष्य में किसानों की जमीन पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मूल मुद्दे पर वापस आते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। मैंने उनका इंटरव्यू सुना। हमारा आपका मुद्दों का झगड़ा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर संयम रखें। अगर वो मेरे पिताजी को कुछ कहेंगे तो मैं भी उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री मेरे पिताजी के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। मेरे पिताजी के बारे में कहेंगे तो अपने पिता के बारे में सुनने के लिए तैयार रहें। अखिलेश ने आरोप लगाया कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान सबसे ज्यादा जेल में हैं। सरकार अब सोशल मीडिया पर डर रही है। 2014 और 2017 में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफवाह फैला के जनता को गुमराह करके भाजपा ने चुनाव जीता। असल में योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्द बाण चले थे। अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया, तो सीएम योगी ने राम मंदिर के बहाने उन पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा था कि उनके अब्बा जान मुलायम सिंह यादव कहते थे कि वहां अयोध्या में परिंदों को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 3 साल में वहां एक बड़ा और भव्य मंदिर होगा। योगी ने कहा, हमने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वहीं मंदिर बनेगा। तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी, लेकिन अब आप देख लीजिए, मंदिर का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। अखिलेश के 400 सीटें जीतने के दावे पर योगी ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं तो हैरान हूँ, उन्होंने 500 सीट क्यों नहीं बोला? अब जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल दो। सपना देखने का हक सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।